हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 4th चैप्टर। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, पिछली क्लासेसों में अपन ने सेकंड और थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जिसमें अपन ने विलयन के बारे में जानकारी प्राप्त की, विद्युत रसायन किसे कहते हैं, विद्युत धारा किस तरह से प्रभावित आप कर सकते हो केमिकल्स की सहायता से, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा की। आज की क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर 4 आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री का है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी पिछली क्लासेसों में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपनी लगातार कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई हैं, तो आप टेंशन ना लेंगे, आप ये ना समझें कि क्लासेस आगे ना मिलेंगी। क्या है कि अपनी जो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह है, वो तो उन्होंने कम टाइम मिल पाता है, इसके कारण अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। आज के बाद अब हम प्रॉपर अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं 4th, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। देखिए, समझते हैं। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि आप क्लास 10th में एक सब्जेक्ट पढ़े होगी, विज्ञान। क्या पढ़े होगी? विज्ञान, जिसे अपन कहते हैं साइंस। यदि इस साइंस की बात करें तो इस साइंस को अपन ने कुल 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया था, जिनमें से एक शाखा थी रसायन विज्ञान। कौन सी थी? रसायन विज्ञान। एक शाखा थी भौतिक विज्ञान। एक क्या थी? भौतिक विज्ञान। और एक शाखा थी इसी की जीव विज्ञान। क्या थी? जीव विज्ञान। तो विज्ञान को कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कहने का मतलब विज्ञान की साइंस की कुल 3 ब्रांचेस हैं, भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान को अपन कहते हैं केमिस्ट्री, जो अपन पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान को कहा जाता है फिजिक्स, और जीव विज्ञान को कहा जाता है बायोलॉजी। अब देखिए, अपन क्लास में कहां तक इसको पढ़ रहे हैं? रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान को भी आगे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप लोग बताओगे रसायन विज्ञान की कुल कितनी ब्रांचेस हैं? तो आप लोग बताओगे भाई, रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान। लेकिन मैं कहूँ, सॉरी, जो क्या है रसायन विज्ञान की, आप कहोगे 2 शाखा, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। लेकिन मैं बोलूंगा कुल इसकी 5 शाखाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो आप लोगों को सभी को पता है, कार्बनिक रसायन होता है। क्या होता है? कार्बनिक रसायन, जिसमें अपन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। एक होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन मतलब जिसे अपन कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे अपन अकार्बनिक रसायन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इसी तरह इसमें एक शाखा आती है इसी की, भौतिक रसायन। क्या आती है? भौतिक रसायन। और एक शाखा आती है इसकी जैव रसायन। क्या आती है? भौतिक रसायन के बाद एक है जैव रसायन। जैव रसायन। और एक होती है दैनिक जीवन में रसायन। किसमें? दैनिक जीवन में रसायन। देखिए, अगर इनके अपन इंग्लिश टर्म की बात करें तो इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। और इसको बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कुल मिला के बायोलॉजी की, सॉरी, जो आपका रसायन विज्ञान है, उसकी कुल मिला के 5 ब्रांचेस हैं, जैसे कार्बनिक रसायन है, अकार्बनिक रसायन है, भौतिक रसायन, जैव रसायन और दैनिक जीवन में रसायन। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोलॉजिकल और आपकी एनालिटिकल रसायन। आपकी क्लास 12th के सिलेबस में आपको सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इनऑर्गेनिक भी मिलेगा, ऑर्गेनिक भी मिलेगा, और इनऑर्गेनिक भी मिलेगा, फिजिकल भी मिलेगा, और आपका जो बायोलॉजिकल भी मिलेगा, और एनालिटिकल भी मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीव विज्ञान में अपन सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे आप एक चीज समझिए, आप यदि मैं आपसे पूछता हूं विज्ञान होता क्या है, तो आप लोग एक ही बात मेरे को बताओगे, हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ये तो आप छोटी क्लासेस में बात होगी कि हमारे चारों ओर फैला हुआ आवरण पर्यावरण कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब बात करते हैं विज्ञान की। तो विज्ञान क्या होता है, इस पर्यावरण के अंदर, मतलब ये जो एनवायरनमेंट है, इस पर्यावरण के अंदर कौन कौन सी घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं, इस किसके अंदर, पर्यावरण के अंदर दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान। तो जीव विज्ञान में अपन सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में जैसे मान लीजिए मैं एक सजीव बॉडी हूं, मैं क्या हूं, एक सजीव हूं। तो मैंने इस मार्कर को उठा लिया, मतलब एक मैंने क्रिया करी, मतलब इस पर बल लगाया मैंने, या मान लीजिए किसी चीज को धकेल दिया या किसी चीज को खींच लिया, तो उस पर मैंने क्या लगाया, बल लगाया। मैंने उस पर क्या लगाया, बल लगाया उस पर। तो जैसे ही मैंने उस पर बल लगाया, उस वस्तु पर बल लगाया, तो उस वस्तु वस्तु के अंदर क्या होगी, गति होगी। उस वस्तु के अंदर क्या होगी, गति होगी। जैसे मैंने धकेला तो गति करके आगे, खींचा तो गति करके पीछे। इतनी चीजें आपको लोगों को समझ में आती हैं। और साथ ही साथ यह एक बात और याद रखना, जब वस्तु पर दोनों ओर से, मतलब दोनों सिरों पर बराबर बल लगाया जाता है तो वस्तु के अंदर गति नहीं होती। जैसे समझिए, मान के चलिए, जैसे मैंने माने कि इस हाथ को, इस हाथ ने इस मार्कर को इस साइड धकेला और इसने इस साइड, अगर दोनों हाथ बराबर बल लगाएंगे तो ये मार्कर बीचों बीच रहेगा, ना तो मार्कर इधर जाएगा ना मार्कर इधर जाएगा। जिस ओर बल ज्यादा होगा मार्कर उसी साइड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में ही आती हैं। अब तो उसको बल, दाब, गति, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं किसमें, भौतिक रसायन में, भौतिक विज्ञान में। और रसायन विज्ञान क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने क्या लगाया, उस पर बल लगाया, तो बल लगाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। बल लगाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। और उस ऊर्जा का आप कैसे अध्ययन करते हो, तो ऊर्जा आपके शरीर में कहां से आती है, तो आप लोग बताओगे, जब ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, तो ग्लूकोज की टूटने से आपके शरीर में एनर्जी, मतलब ऊर्जा बनती है। तो ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन तोड़ता है इसको, तो ऑक्सीजन तोड़ती है। इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। इसीलिए अपन रसायन विज्ञान को कहते हैं विज्ञान का विज्ञान। क्या कहते हैं, विज्ञान का विज्ञान। इसी तरह कार्बनिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसमें कार्बन के कंपाउंडों का अध्ययन किया जाता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में अपन बल, दाब, गति, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं, जैसे मानव के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है, जैसे डीएनए पाया जाता है, और डीएनए मिलकर भी बनता है न्यूक्लियोटाइड्सों से, और न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं नाइट्रोजन क्षारों से। नाइट्रोजन किस में आ जाता है, एक रसायन विज्ञान में आ जाएगा। नाइट्रोजन किस में आ जाएगा, केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो उन सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। दैनिक जीवन में रसायन, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपन ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जैसे आपके जो दैनिक जीवन में काम आती हैं। जैसे मान लीजिए आपके घरों में जो मसाले हैं उनके अंदर कौन कौन सी रसायन है, केमिकल्स हैं, या फिर आप जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हो, जो दवाई गोलियां खा रहे हो, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं जो दैनिक जीवन में सारी चीजें उपयोग होती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो यदि आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें, चैप्टर 4 की, मैंने आपको बेसिक क्यों बताया, क्यों ये कह रहा है रासायनिक बल गतिकी। तो बल और गति, आप बल गतिकी में आपको दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, बल और गति। तो इसमें बल और गति किस में आ जाएगा, तो आप लोग बताओगे ये भौतिक रसायन की शाखा है। ये किसकी शाखा है, तो आप लोग बताओगे यह भौतिक रसायन की शाखा है। अब अपन इस चैप्टर को, इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हैं तो इस चैप्टर को बिल्कुल बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आज की क्लास अपनी पहली है, तो इस क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए एक दो क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन मैं प्रॉपर नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। मैं कहूंगा रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं, और आंसर में आप हेडिंग लगाओगे रासायनिक बलगतिकी। देखिए रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, आप लोगों बलगतिकी में आपको एक चीज समझ में आ रही है कि बल गतिकी में आप बल और गति के बारे में बात करोगे, और रासायनिक जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें आप बल और गति के आधार पर उनका अध्ययन करोगे। सबसे पहले आप बताओगे ये किसकी शाखा है, तो आप लोग भौतिक रसायन की शाखा। किसकी शाखा है, भौतिक रसायन की शाखा है। तो लिखेंगे भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की गति के आधार पर, इसमें क्या लिखेंगे, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रियाओं की गति के आधार पर, जिसमें
अभिक्रियाओं की गति के आधार पर, अभिक्रियाओं की गति के आधार पर उनकी क्रियाविधि के बारे में, उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, तो उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ये आपकी रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा हो गई। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो आप लोगों को मैंने बता दिया, एक जो रसायन विज्ञान होता है उसी के अंदर एक, जैसे साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, साइंस की ब्रांच क्या है? केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है, मतलब उसी के अंदर भी ब्रांच है, जिसे अपन कहते हैं जो आपकी क्या है? भौतिक रसायन, मतलब जो फिजिकल केमिस्ट्री है, क्या है? जो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो उसकी एक शाखा है, उसी की भी अंदर एक शाखा है रासायनिक बलगतिकी। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की गति के आधार पर उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके आधार पर? तो अभिक्रिया की गति के आधार पर उनकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? आप लोग बताओगे? उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि रासायनिक बलगतिकी के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझाइए। किसके आधार पर? तो आप लोग बताओगे रासायनिक बलगतिकी के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकारों को समझाइए। क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया के प्रकार। हेडिंग लगाएं मेरे साथ, अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार का किसके आधार पर? तो आप लोग बताओगे रासायनिक बलगतिकी के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं, तो रासायनिक बलगतिकी के आधार पर आगे लिखेंगे, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर, रासायनिक बलगतिकी के आधार पर अभिक्रिया, अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। रासायनिक बलगतिकी के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कुल रासायनिक अभिक्रिया जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। अब 1 बाय 1 करके अपन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में आती है अति तीव्र अभिक्रिया। कौन सी आती है? अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप समझने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। अति का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बताओगे बहुत ज्यादा। अति का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। जैसे आप किसी भी चीज को देखते हो, जैसे अति मत करना, अति मत करना मतलब बहुत ज्यादा किसी भी चीज को मत करना, वह क्या होता है? आपके लिए हानिकारक हो सकता है। या किसी भी चीज को अति, तो वास्तव में देखा जाए तो अति शब्द एक ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा चीजों की चर्चा करते हैं अपन। तो तीव्र का मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड कैसी होगी? अधिक होगी। तीव्र का मतलब क्या होता है? स्पीड कैसा होना? अधिक होना। और अभिक्रिया तो आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए समझते हैं अति तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अति तीव्र अभिक्रिया लिखोगे ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग बहुत अधिक होता है। लिखिए ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग, ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग बहुत अधिक होता है, ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग बहुत अधिक होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मतलब अति का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। तीव्र का मतलब उनकी गति क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग बहुत अधिक होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? अति तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब यदि इसका वेग बहुत अधिक होता है तो कितना अधिक होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को संपूर्ण होने में, नीचे लिखेंगे, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड का समय लगता है। 10 की पावर -14 से 10 की पावर -16 सेकंड का समय लगता है। देखिए समझिए, यदि अपन बात करते हैं 1 सेकंड की, किसकी बात करते हैं? अब देखिए आगे देखते हैं। अब जिनको अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगता है? 10 की पावर -14 सेकंड से 10 की पावर -16 सेकंड का समय लगता है। इस शब्द का मतलब समझिए, जैसे मैंने एक बात चीज लिखी, मैंने कहा मैंने 1 के बटे में m लिख दिया। 1 के बटे में क्या लिख दिया? m। यदि मेरे को इस m को इसके ऊपर लेके जाना है तो m के ऊपर पावर कुछ नहीं, तो पावर मैं इसके ऊपर 1 मान सकता हूँ। यदि मैं m को बटे से ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो इसकी पावर किसकी हो जाएगी? माइनस की। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इसी चीज को बोलते हैं, माइनस के बाद जो पावर होती है उसको आप बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स कहते हैं। जब कोई चीज बटे से ऊपर जाती है, या मैथमेटिक्स का रूल है, जब कोई चीज बटे के ऊपर से कहां जाती, नीचे से ऊपर जाती है, तब उसकी जो पावर मतलब जो उसकी घात होती है वो माइनस की हो जाती है। किसकी हो जाती है? माइनस की। तो यदि इसी चीज को यदि आपको ऐसे ना देकर कोई भी चीज आपको ऐसे दी जाए, यदि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप बताओगे 1 के बटे में m नीचे चला जाएगा, m की पावर 1, और नीचे आके m की प्लस पावर का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका मतलब इतना निकल के आता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसी के आधार पर अपन 10 की पावर -14 को समझते हैं। क्या कह रहा है 10 की पावर -14? 10 की पावर -14 की यदि अपन बात करते हैं, चलिए पहले आप लोग मेरे को एक बात बताएंगे। 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। कितना होता है? 1000। लेकिन यदि आप इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर पावर 3 है तो 1 के बाद से कितनी जीरो है? 3 है। यहाँ पर घात 2 है तो 1 के बाद से कितनी जीरो है? 2 है। यहाँ पर घात 1 है तो 1 के बाद से कितनी जीरो है? 1 है। कहने का मतलब जितनी घात उतनी ही क्या लगेंगी? जीरो। उतनी ही क्या लगेंगी? जीरो। एक बात तो आपको समझ में आई है। चलिए अब बात कर लेते हैं 10 की घात -14 की। किसकी बात करते हैं? 10 की घात -14। देखिए 10 की घात -14 की बात करें तो इसका मतलब ये है कि 10 के जो घात -14 है, इसको आप 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 सेकंड को आप इतनी संख्या से क्या करें? डिवाइड। तब आपके पास जो टाइम आएगा, मान लीजिए आप यहाँ से 1 सेकंड को भी यहाँ से काट दीजिए, तो 1 सेकंड में आप इतनी संख्या से क्या दीजिए? भाग दीजिए, उसको डिवाइड करिए, तब जो उसका एक हिस्सा आएगा, तब जाके इस अभिक्रिया का टाइम निकल के आएगा। तो आप इनका वेग समझ ही सकते हो कितना अधिक होता है। आपकी पलक नहीं झपक पाएंगे इससे पहले यह अभिक्रिया संपूर्ण हो जाती है। जैसे आपने दूध लिया, दूध के अंदर यदि पानी आपने मिक्स किया, जैसे ही दूध के कांटेक्ट में पानी आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा पानी कब मिक्स हो गया आपके किसमें? दूध के अंदर। लेकिन आपको एक चीज जरूर महसूस होती है, जब आप दूध में शक्कर को घोलिए तो शक्कर को घुलने में थोड़ा टाइम लगता है। शक्कर को घुलने में क्या लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जब दूध के अंदर पानी डाला जाता है तो वह इतना ना फास्ट स्पीड में मिलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पलक नहीं झपकेंगे, उससे पहले यह क्रिया क्या हो जाएगी? संपूर्ण हो जाएगी। तो इन अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इन अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन अति तीव्र अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। और इनको संपूर्ण होने में 10 की पावर -14 सेकंड से 10 की पावर -16 सेकंड का समय लगता है। इन अभिक्रियाओं का वेग क्या होता है? बहुत अधिक होता है। आगे लिखेंगे, इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत अधिक होता है। इन अभिक्रियाओं का जो क्या होता है? वेग होता है। तो इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है।
बहुत अधिक होता है, इसलिए इनकी क्रियाविधि के बारे में, इसलिए इनकी क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि के बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता है, अध्ययन नहीं किया जा सकता है। देखिए इनका वेग इतना ना अधिक होता है, बहुत ही ज्यादा हाईली, जैसे ही आप इसमें दो चीजों को मिक्स करोगे उसका वह इतनी फास्ट रिएक्शन करेंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन अभिक्रिया का वेग इसलिए बहुत अधिक होता है, इसीलिए आपको इनके बारे में आप क्या नहीं कर सकते हो, अध्ययन नहीं कर सकते हो, इनके बारे में स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनको संपूर्ण होने में टाइम ही काफी ज्यादा कम लगता है। इतनी सेकंड, ये तो आपकी मिली सेकंड जो पल्स होती है उससे भी बहुत छोटा चला गया, तो आपको पल्स का पता नहीं चलता है, कब 100 पल्स हो गई, कब 1 सेकंड हो गई, तो आपको क्या इसका पता चलेगा। तो इसका वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए इसके बारे में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, जैसे यदि अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जो AgNO3 है, AgNO3 इसे अपन कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर अपन ने ले लिया NaCl, इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलेंगे इसको, सिल्वर नाइट्रेट। इसको तो आपको बताइए सोडियम क्लोराइड, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जिसे अपन कहते हैं साधारण नमक। देखिए जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाओगे, सिल्वर नाइट्रेट में क्या मिलाओगे, सोडियम क्लोराइड मिलाओगे, तो यह तुरंत इतना ना फास्ट जल्दी क्रिया करेगा। इसका रीजन भी है, जैसे यदि देखा जाए जो सिल्वर है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर है, सिल्वर की संयोजकता प्लस के 1 होती है, मतलब यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इसके अंदर जो Cl है उसके संयोजकता माइनस के 1 होती है। इसका मतलब यह है कि यह 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला और 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिलते हैं, यह क्रिया इतनी फास्ट करते हैं, तुरंत क्रिया करके AgCl बना लेते हैं, जिसे अपन सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। क्या बना लेते हैं, AgCl। तो AgCl बन के इसमें क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, जिसे अपन सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो आप लोग बताओगे, जिसे अपन सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। AgCl को क्या नाम देंगे, सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें आप ध्यान से देखिए तो बच क्या रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है Na। क्या बच रहा है, Na, और इस Na की संयोजकता प्लस के 1, और NO3 बच रहा है। क्या बच रहा है, NO3। यदि इसको आप ध्यान से देखिए तो 1 ऑक्सीजन की संयोजकता माइनस के 2, और 3 ऑक्सीजन की संयोजकता, इसको मल्टीप्लाई करिए माइनस के 6, और 1 नाइट्रोजन की जो संयोजकता आता है माइनस के 3 के साथ साथ इसकी संयोजकता प्लस के 5 भी होती है। जब प्लस के 5 में से माइनस के 6 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 1, और यह माइनस का 1 इस प्लस के 1 से क्या करेगा, क्रिया। तो सोडियम जब किससे क्रिया कर लेगा, NO3 से, तो क्या बन जाएगा, NaNO3, जिसे अपन बोलेंगे सिल्वर सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम देंगे इसको, सोडियम नाइट्रेट। इसको नाम देंगे सोडियम नाइट्रेट, और यह क्रिया इतनी फास्ट होगी कि पलक झपकते आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जैसे ही आप इसमें मिक्स करोगे तुरंत यह क्रिया हो जाएगी। तो इनका वेग क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए इनके बारे में अध्ययन करना भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अभिक्रियाओं के प्रकार को समझते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए ले लिया होगा। अब अपन बिना देरी हुए आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं आगे। अपन ने क्या पढ़ लिया, तो आज की अभी अब तक अपन ने अति तीव्र अभिक्रियाओं को पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बलगत की परिभाषा पढ़ी, और अपने अति तीव्र अभिक्रिया को समझा, किस प्रकार से अति तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह क्या होती है। चलिए आगे समझते हैं। अति तीव्र अभिक्रिया के बाद जिसका वेग जितना अधिक होता है, उसके बाद आती है अपनी नंबर 2 पर अति मंद अभिक्रिया। क्या आती है, अति मंद अभिक्रिया। देखिए समझिए, अति का मतलब तो मैंने अभी बताया आपको बहुत ज्यादा होता है, और मंद का मतलब क्या होता है, धीरे। मंद का मतलब क्या होता है, धीरे। तो ऐसी अभिक्रिया जिनकी वेग, अति का मतलब बहुत ज्यादा, मंद का मतलब धीरे, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग बहुत कम होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए,
क्या लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग क्या होता है, बहुत कम होता है। लिखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग बहुत कम होता है, जिनका वेग बहुत कम होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऐसी अभिक्रियाओं को हम अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग क्या होता है, बहुत कम होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। तो आखिर इनका वेग कितना कम होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे लिखेंगे, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में हजारों वर्षों से लेकर लाखों वर्षों का समय लगता है। इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। ऐसे डायरेक्ट लिखिए, इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। हजारों वर्षों का क्या लगता है, समय लगता है। इनका वेग बहुत कम होता है। आगे लिखेंगे, इनका वेग बहुत कम होता है। इनका वेग जो होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। इसलिए इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका जो अध्ययन है वो नहीं किया जा सकता है। देखिए, इन अभिक्रियाओं को जो वेग होता है, इन अभिक्रियाओं का क्या होता है, जो वेग होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इन अभिक्रियाओं को पूरा होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। यदि इन अभिक्रियाओं के बारे में अपन को स्टडी करना है, मतलब इनके बारे में अध्ययन करना है, तो किसी भी व्यक्ति को 1000 वर्ष तक जीवित रहना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आप इसमें लिखोगे, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे क्या लिखोगे, जैसे करके लिखोगे जीवाश्म ईंधन। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आपको अतिमंद अभिक्रिया समझ में आई। जिनका वेग बहुत अधिक वो अति तीव्र अभिक्रिया, जिनका वेग बहुत कम वो अतिमंद अभिक्रिया कहलाती हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अतिमंद अभिक्रियाओं को पूरा होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, इसलिए इनका वेग बहुत कम होता है। और इन हजारों वर्षों का समय इसीलिए ही लगता है क्योंकि इनका वेग क्या होता है, बहुत कम होता है। और इनके बारे में अध्ययन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको काफी टाइम लगता है। जीवाश्म ईंधन बनेंगे तब वो कोयला पेट्रोलियम बनेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन पढ़ते हैं नंबर 3। देखिए, अब जो अतिमंद अभिक्रिया हैं उनके बारे में भी नहीं पढ़ सकते हैं, और अति तीव्र है उनके बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो अपन को पढ़ना क्या है, अगर ऐसी सभी अभिक्रिया अतिमंद अति तीव्र होती तो अपन को केमिस्ट्री में कुछ पढ़ना ही नहीं था। लेकिन आपको केमिस्ट्री काफी लंबा बड़ा सब्जेक्ट दिया गया है, उसको आप पढ़ते हो किसके आधार पर, तो इन दोनों की अभिक्रियाओं के बीच की होती है, जिसे अपन कहते हैं मध्यम अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, मध्यम अभिक्रिया। समझिए मध्यम अभिक्रिया क्या होती है। मध्यम अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, लिखेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग न तो ज्यादा अधिक होता है, और ना ही बहुत कम होता है, और ना ही बहुत कम होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग ना तो ज्यादा बहुत अधिक होता है और ना ही ज्यादा कम होता है, मतलब बीच का, ना तो ज्यादा अधिक ना ज्यादा कम। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग ना तो बहुत अधिक होता है और ना ही बहुत कम होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। मध्यम अभिक्रिया बीच की मेल की होती हैं, तो इनमें ज्यादा समय का, मतलब इनको पूरा होने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का समय लगता है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इनको पूरा होने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का समय लगता है। कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का समय लगता है। कुछ देखिए, इनका वेग क्या होता है, ना तो ज्यादा बहुत अधिक होता है, ना ज्यादा बहुत कम होता है। इनको पूरा होने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का समय लगता है, इसलिए इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसलिए इनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए इनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है, मतलब इनको पढ़ा जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। इतनी बातें समझ में आई। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग ना तो ज्यादा बहुत अधिक ना ज्यादा बहुत कम, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। इनको पूरा होने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों का समय लगता है, इसीलिए इनके बारे में अध्ययन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने कहा जब आप H2 की क्रिया, मतलब हाइड्रोजन की क्रिया I2 से कराते हो, मतलब आयोडीन से कराते हो, तो मैंने कहा 2HI बनेगा, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। और जब हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करेगा तो ये कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के अंदर हाइड्रोजन जो आयोडीन से क्रिया कर रहा है वह पूरी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड में बदल जाएगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, ताकि मैं, देखिए आप कितनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको मेरे लिए कुछ करना है। आपको मेरे लिए आपकी गुरु दक्षिणा यही होगी कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा गर्मी का समय हो रहा है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, तो आज की क्लास में आपको जो चीज़ें समझ में आई हैं उनको आप अपनी क्लास को कंप्लीट करके रखें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।